इस क्लास का एम ये नहीं है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज करवाई जाए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस के ऊपर, बल्कि इस क्लास का एम है कि आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन जो है उसका कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर कर दिया जाए। उसके लिए आपको पहले मैं समझाऊंगा कि किस तरह से पॉलिनोमियल मेथड इसमें काम करता है, फिर ग्राफिकल मेथड की तरफ चलेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि कहां पर हमारे पास ये वाले मेथड फेल हो जाते हैं और हमें वहां पर ट्रस्ट करना पड़ता है डिफरेंशिएशन पे। लेकिन डिफरेंशियल्स भी हम देखते हैं कि कई जगह जो है हमारे साथ धोखा कर जाते हैं। तो आज की क्लास में कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो भी मैंने लिए हैं लास्ट में, ताकि आपको वो क्लियर किया जाए कि जहां पर डिफरेंशियल जो है वो आपको क्रिटिकल पॉइंट ना दे पाए, तब आप कैसे बताएंगे कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। वेलकम टू एमआर क्लासेस, माय नेम इज मनोज राणा। एफ एक्स इज इक्वल टू 2, एक सिंपल कांस्टेंट फंक्शन। मतलब ये कि हम x की जो मर्जी वैल्यू ले लें, हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू 2 ही आने वाली है। आप नेगेटिव नंबर्स ले लो, पॉजिटिव नंबर्स ले लो, जीरो ले लो, आपको 2 ही मिलेगा। अगर मान लो हम ले लेते हैं यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू 2x, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे जैसे वैल्यूज हमारे पास -2, -1, 0, 1, 2 हम वहां पर बदलते हैं, एफ एक्स की वैल्यू भी बदलती है। -2 पे -4 है, -1 पे -2 है, 0 पे 0, 1 पे 2, 2 पे 4। अगर मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लेंगे, तब भी हम देखेंगे कि चेंजेस अभी भी आ रहे हैं, लेकिन चेंजेस थोड़े से अलग हैं। अब यहाँ पर -2 पे वैल्यू 4 है, -1 पे वैल्यू 1 है, 0 पे 0 है, 1 पे 1 है, 2 पे 4 है। सिंपल सा वैल्यू चार्ट है। अब बात ये करते हैं कि हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग जैसे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सिंपल सिंपल फंक्शन क्यों कंसीडर कर रहे हैं। तो ये सिंपल सिंपल फंक्शन आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का एक बेसिक आइडिया जो है वो यहीं से दे देंगे। कैसे? अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू 2 जो है वो लेते हैं, एक्स की अलग अलग वैल्यूज पे आप देखते हो कि एफ एक्स की वैल्यू सेम रहती है। मतलब ये कि एफ एक्स में कोई इंक्रीज कोई डिक्रीज नहीं है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 कैसा फंक्शन हुआ? ये नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब यहां पर कहीं पर इंक्रीज कहीं पर डिक्रीज नहीं है। ठीक है जी। अगर हम एफ एक्स इज इक्वल टू 2x की अलग अलग वैल्यूज को कंसिडर करते हैं, तो हम देखते हैं कि x की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती है, -2, -1, 0, 1, 2, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो ऐसे में एफ एक्स भी इंक्रीज कर रहा है, वो -4, -2, 0, 2, 4 इस तरह से इंक्रीज कर रहा है। तो ये कैसा फंक्शन है? ये हमारा सिंपल इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। अब एक्स स्क्वायर जो है ये यहां पर कंफ्यूजिंग है। क्यों? यहां पर हम देखते हैं कि x की हम वैल्यूज को इंक्रीज कर रहे हैं, -2, -1, 0, 1, 2 इंक्रीज कर रही है, लेकिन एफ एक्स जो है वो हमारे पास पहले जो है वो डिक्रीज कर रहा है। आप देखोगे -2, -1, 0 जो हमारा सेगमेंट है उसके अंदर हम देख रहे हैं वैल्यू 4, 1, 0 हो गई, तो यहां तो डिक्रीज आ गया। लेकिन अगर x की वैल्यू 0, 1, 2 इस तरह से बढ़ रही है, तो हम देख रहे हैं कि यहां पर एफ एक्स जो है वो इंक्रीज कर रहा है। अभी तो ये फिर भी ठीक है, क्योंकि हमने नेगेटिव, जीरो, पॉजिटिव सारे नंबर्स जो है वो लेकर देखे, तब हमारे को पता चल गया। इन केस हमने वहां पर -4 से सिर्फ 0 तक का इंटरवल कंसिडर किया होता, तो अगर आप एफ एक्स की वैल्यू जो है वो देखते हैं 16, 9, 4, 1, 0, तो आप कहते कि ये तो डिक्रीजिंग फंक्शन है। और अगर सेम फंक्शन मतलब हमारा जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है यही हम लें और हम वहां पर 0, 1, 2, 3, 4 में देखें, तो हम देखेंगे कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो हमारा आंसर जो है वो बहुत गलत हो सकता था अगर हमने गलत इंटरवल वहां पर कंसीडर किए होते। तो हम वहां पर कौन सा वहां पर इंटरवल जो है वो कंसीडर करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट कहाँ है? 0 से लेफ्ट में देखना है, 0 से राइट में देखना है, 0 को कंसीडर करना है, हमें तो ये पता ही नहीं होता। तो अब देखते हैं कि क्या ग्राफ हमारी कोई हेल्प करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास सिंपल एफ एक्स इज इक्वल टू 2 का ग्राफ एक सिंगल लाइन होती है। लाइन हमारे को सीधी दिख रही है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, कोई इंक्रीज वहां पर नजर नहीं आ रहा। इंक्रीज कहां देखना होता है? इंक्रीज आपने वाई में देखना होता है। वाई के अंदर कोई इंक्रीज नहीं है। अगर हम बात करें एफ एक्स इज इक्वल टू 2x की, तो इसका ग्राफ जो है वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होती है। अब यहां पर आप लेफ्ट टू राइट अगर आते हैं, लेफ्ट टू राइट आना क्यों जरूरी है? क्योंकि लेफ्ट टू राइट ही आपकी एक्स की वैल्यूज बढ़ती हैं, और जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज बढ़ती हैं आपने ग्राफ में वाई की वैल्यूज को देखना होता है। अब हम वाई की वैल्यूज अगर देखें यहां पर, तो लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसका मतलब ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर मान लो हम यहां पर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को कंसिडर करते हैं, तो इसका ग्राफ जो है वो एक पैराबोला है। अब यहां पर जो 0, एक पॉइंट आ रहा है ना, इस पॉइंट से लेफ्ट में हमारे को कुछ अलग ही दिख रहा है और राइट में कुछ अलग ही दिख रहा है। लेफ्ट में हम देखते हैं कि y के ऊपर जो प्रोजेक्शंस हैं वो लगातार अपनी वैल्यूज घटा रही हैं। हमारे पास वैल्यूज जो है वो लगातार कम 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 हो रही हैं जैसे जैसे x जो है उसको हम बढ़ा रहे हैं। लेकिन 0 के बाद यहां पर लगातार y की वैल्यूज जो है वो बढ़ रही हैं। ये सिंपल सिंपल से 3 फंक्शंस अगर हम कंसीडर करते हैं, तो हमारे को एक चीज क्लियर हो जाती है कि हम यहां पर कुछ लिमिटेड वैल्यूज पुट करके अगर हम वहां पर पूरे फंक्शन के बारे में बताएंगे, तो हो सकता है कि हमारी बात वहां पर गलत हो जाए। हमें वहां पर ग्राफ को स्टडी करना चाहिए, लेकिन ग्राफ, इसके अंदर भी तो एक लिमिट होती है। ग्राफ जो होते हैं, जैसे जैसे हमारे फंक्शन वहां पर कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाते हैं, वैसे वैसे उनके ग्राफ जो है वो भी अलग अलग हो जाते हैं। अब अगर मान लो हम यहाँ पर एक क्यूबिक फंक्शन जो सामने मैंने आपको दिया हुआ है इसको कंसिडर करते हैं, तो ये ग्राफ सिर्फ बढ़ या घट नहीं रहा, ये कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है। तो अब तक के डिस्कशन में आपको इतनी चीज क्लियर हो जानी चाहिए बच्चे, कि आप वहां पर सिर्फ वैल्यू चार्ट कंसीडर करके इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नहीं बता सकते। अगर आपने बताने की कोशिश करी तो हो सकता है कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाए। अगर आपने वहां पर ग्राफ जो है वो सोचे, वो भी आपको हो सकता है कि गलत इंफॉर्मेशन दे दें। तो अब हम चलते हैं उस मेथड की तरफ जो हमें एग्जैक्टली बताएगा कि नेचर ऑफ फंक्शन है क्या। क्या वो फंक्शन इंक्रीजिंग है, क्या वो डिक्रीजिंग है, या वो एक सर्टेन इंटरवल के लिए इंक्रीजिंग होगा फिर उसके बाद डिक्रीजिंग होगा।
ये तो क्लियर है कि ग्राफ्स हमें टेबल से ज्यादा अच्छा आइडिया देते हैं, लेकिन जो टेबुलर वैल्यूज होती हैं वो भी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी नहीं ली जा सकती, और वैसे ही जो ग्राफ होते हैं वो भी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के नहीं बनाए जाते। तो ऐसे में हमारे पास हमेशा कुछ लिमिटेड नंबर्स होते हैं जिनके ग्राफ बनाए जाते हैं, जो कि पूरा नेचर जो होता है किसी भी एक कर्व का वो नहीं बता सकते। अगर मान लो कोई कर्व है, जहां तक आपने ग्राफ बनाया है वो डिक्रीजिंग है, लेकिन उसके बाद कोई टर्न ले ले, तो ऐसे में हमारे पास एक फुल प्रूफ मेथड होना चाहिए, और वो मेथड समझने के लिए फिर से चलते हैं एक ग्राफ के ऊपर। y इज इक्वल टू एफ एक्स ले लेते हैं इसे। अब आप जस्ट ये सोचो कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा। किसी भी पॉलिनोमियल का डिफरेंशियल हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट देता है। अब बात ये होती है, ये जो टेंजेंट हमें मिला है क्या ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का मिलता है? नहीं, ये स्लोप जो है वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का नहीं होता, बल्कि एक जनरल स्लोप जो है वो मिलता है। मतलब जितने भी टेंजेंट्स पॉसिबल हैं उन सभी टेंजेंट्स की एक स्लोप इक्वेशन मिलती है। इस बात को दिमाग में रखते हुए जरा इस टेंजेंट को हम देखते हैं कि कैसी कैसी शेप ये लेता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक एंगल इस तरह से बना सकता है ऊपर की तरफ, या फिर बिल्कुल हॉरिजॉन्टल पैरेलल ऐसा हो सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ भी हो सकता है। लेकिन बेसिकली सिर्फ यही शेप जो है ये मेंटेन करता है, आप कर्व को कहीं पर भी ले जाओ। अब समझते हैं कि ये जो अपनी अलग अलग वहां पर एंगुलर शेप ले रहा है उससे हमें क्या मिलेगा। हम यहां पर एक चीज देखते हैं, उसका एंगल जो बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ में। शुरुआत करते हैं, मान लो यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री से। यहां पर आप टेन थीटा के बारे में सोचो। टेन थीटा जो है वो भी हमारा 0 ही होगा जब थीटा हमारा 0 होगा। इसके बाद जब एंगल जो है वो 0 डिग्री से बड़ा हो जाएगा, 0 और 90 के बीच में कहीं पर भी हो, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल हो गया। और फर्स्ट क्वाड्रेंट एंगल जो होता है उसमें टेन थीटा हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेगी। अब फिर से हम देखते हैं कि हमारे पास एंगल जो है वो 0 हो गया। हमारा जो स्लोप है वो यहां पर हम देखते हैं एक्स एक्सिस से पैरेलल चला गया। जब कभी भी ऐसा है तो हमारा एंगल 0 हो जाएगा। एंगल 0 हो जाएगा तो टेन थीटा 0 हो जाएगा। अब जब वहां पर डिक्रीजिंग ग्राफ है, तो डिक्रीजिंग ग्राफ में हम देखते हैं कि हमारा जो एंगल है वो अब 90 डिग्री से बड़ा हो गया, 180 से छोटा है। मतलब एक तरह से ऑब्ट्यूस एंगल मिल गया हमारे को। और ऑब्ट्यूस एंगल मिल गया तो सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में टेन की वैल्यूज जो होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। इसका मतलब लेस देन 0 वैल्यू जो है वो हमारे को मिलेंगी। अब फिर आगे देखते हैं, हमारे पास फिर से यहां पर देखते हैं हम कि थीटा जो है वो 0 हो गया, टेन थीटा फिर से 0। फिर हम देखते हैं कि इंक्रीजिंग ग्राफ में हमारा जो एंगल होता है वो एक्यूट रहता है, मतलब 0 और 90 के बीच में रहता है। फिर से हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, टेन थीटा की वैल्यू फिर से पॉजिटिव हो गई। फिर टॉप पे जाते हैं और हमारे को मिल जाता है कि थीटा यहां पर 0 हो गया और टेन थीटा भी 0 हो गया। इसलिए फिर से हम देखते हैं डिक्रीजिंग ग्राफ, और यहां पर फिर दोबारा से वही कहानी, हमारा टेन थीटा नेगेटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा एंगल ऑब्ट्यूस हो गया। और यही चीज जो है वो थ्रू आउट कर्व जो है वो चलती रहती है। लेकिन हमारा एंगल हमारे को इतना क्लियर हो गया कि 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में ही रहता है। अब ये क्योंकि कभी 0 होगा, कभी वहां पर एक्यूट होगा। 90 देखो, अगर कोई वर्टिकल ग्राफ है सिर्फ तब आपको 90 मिलता है, नॉर्मली हमारे को 90 डिग्री नहीं मिलता। वो हमारे को या तो 90 से कम देगा एंगल, या 90 से ज्यादा देगा। बात ये हमने स्टडी कर भी ली, हमें ये चीज समझ में भी आ गई कि वहां पर जो अलग अलग स्लोप हैं वो एंगल किस तरह से दे रहे हैं। तो हमें यहां पर टेन थीटा की वैल्यू से फायदा क्या होगा? जब हम डिफरेंशिएट करते हैं एक पॉलिनोमियल को तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। अब जो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है वो टेन थीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली dy बाई dx इज इक्वल टू टेन थीटा। अब हम कहते हैं कि चलो ये भी समझ में आ गया, इससे हमारे को क्या फायदा होगा। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो अब आप अगर कर्व देखोगे तो कर्व में आपको एक चीज क्लियरली दिखेगी कि नेचर ऑफ ग्राफ वहां वहां बदलता है जहां पर टेन थीटा की वैल्यू 0 हो जाती है। जब कभी भी टेन थीटा की वैल्यू 0 होगी तभी ये ग्राफ इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग होता है। तो इसका मतलब टेन थीटा जहां जहां पर 0 होगा, मतलब हमारा डिफरेंशियल जहां जहां पर 0 होगा वहां वहां हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। बस एक चीज का ध्यान रखना होता है, कई ग्राफ इंक्रीजिंग नेचर दिखाते हुए बाद में भी इंक्रीजिंग नेचर दिखाते हैं। तो ये मत सोच लेना कि अगर इसने इंक्रीजिंग नेचर दिखाई है और उसके बाद वहां पर डिफरेंशियल 0 आया है तो अब तो ये डिक्रीजिंग ही होगा। ऐसा नहीं है, डिक्रीजिंग के बाद डिक्रीजिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग के बाद इंक्रीजिंग भी हो सकता है। लेकिन हाँ, क्रिटिकल पॉइंट तो हमारे को यहां पर मिल जाता है। ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, इन क्रिटिकल पॉइंट से लेफ्ट में और राइट में हम वैल्यूज को पुट करके वहां पर श्योर हो सकते हैं कि कोई एक ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। और ये मेथड कभी भी फेल नहीं होता। अब जो भी हमने कॉन्सेप्चुअली यहां पर सीखा है उसको जरा न्यूमेरिकली समझते हैं। हमारे पास अगर कभी भी एफ एक्स होगा, मतलब एक फंक्शन होगा, तो हमारे स्टेप्स रहेंगे कि हम सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालेंगे। दूसरा स्टेप जो है वो ये लेंगे कि हम एफ डैश एक्स को यहां पर 0 रखेंगे। हमारे पास एक्स की एक वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू जो भी हमारी नंबर लाइन है उसको वहां पर अलग अलग इंटरवल्स के अंदर तोड़ देगी। जो भी वहां पर इंटरवल्स हमारे पास बनेंगे वहां पर हम एफ डैश एक्स जो है इसके साइन देखेंगे। मेन ये है कि न्यूमेरिकली ये कहां काम करेगा, क्या ये चीज जो है वो हमेशा हमें लेनी ही पड़ेगी, क्या ये हमेशा काम करेगी ही करेगी, इस चीज को जरा यहां पर देखते हैं। जो सबसे पहला एग्जांपल लिया है मैंने, बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल लिया है, लेकिन वो इसलिए लिया है कि आपको पता चल जाए कि यहां पर जो प्रॉब्लम आ सकती है वो कैसी कैसी है।
यहां पर हमारे पास एफ एक्स जो है ये है हमारा लॉग एक्स, और हमसे कहा गया है कि हमने ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन जो है इट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर ऑल एक्स ग्रेटर देन 0। अब यहां पर जो हमारा मेथड कहता है वो कहता है कि एफ डैश एक्स जो है वो कैलकुलेट करो, तो एफ डैश एक्स कैलकुलेट करते हैं, 1/x आ जाता है। नेक्स्ट हमारे को हमारा मेथड कहता है कि एफ डैश एक्स जो है इसको 0 रखो, और जब आप इसको 0 रखते हो तो आपको 1/x को 0 रखना पड़ता है, और जब कभी भी आप ऐसा करते हो तो मेथड कहता है कि x की वैल्यू कैलकुलेट करो। x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी इन्फिनिटी, मतलब ये डिफाइंड वैल्यू नहीं है, किसी भी डिफाइंड वैल्यू के लिए 1/x जो है वो 0 नहीं होता। तो इसका मतलब नंबर लाइन के अंदर कोई भी स्प्लिट नहीं आया। अब अगर नंबर लाइन के अंदर स्प्लिट नहीं आया तब हम क्या करें, तो हम यहां पर देखते हैं कि हमारे को x की कौन सी वैल्यूज कौन से इंटरवल में चेक करना है। हमें यहां पर x ग्रेटर देन 0 में चेक करना है। तो अगर आप यहां पर इतना सिंपल सा पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप आराम से कंसीडर कर सकते हैं। 1/x में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आपको रिजल्ट क्या देती है, वो आपको एक पॉजिटिव नंबर ही देगी। 1/2, 1/5, 1/2.5 कोई भी हो, इवन कि आपका 1.0003 भी होगा तो भी आपको वो पॉजिटिव नंबर ही देगा। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि x की सभी वैल्यूज जो 0 से बड़ी होंगी उसमें आपको f डैश x जो है वो ग्रेटर देन 0 मिलेगा। तो इससे आपको क्या पता चलता है, जहां पर भी आपकी f डैश x की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, मतलब आपका f डैश x जो है वो पॉजिटिव होता है, वहां पर हमारा जो फंक्शन है यानी एफ एक्स वो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फॉर x ग्रेटर देन 0। और ये हमने प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। इस क्वेश्चन को मैं यहां से हटा देता हूं। सेकंड क्वेश्चन जो है वो अभी शुरुआत में हम 2-3 इजी क्वेश्चंस लेते हैं ताकि हमारे को कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। यहां पर हमारे को एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब दिया हुआ है, तो यहां पर सीधा सीधा मैं यहां पर डिफ्रेंशिएट करता हूं। पहला स्टेप एफ डैश एक्स ले लेता हूं, आपको यहां पर 3x² मिलेगा। अगर मान लो हम यहां पर नेक्स्ट स्टेप लेते हैं, आपको एफ डैश एक्स को 0 रखना होता है, मतलब 3x² जो है वो आपका 0 हो जाएगा, और इससे आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगी 0, मतलब 0 आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा। अब आपने 0 से लेफ्ट और 0 से राइट इन दोनों पे वैल्यूज को देखना है। अगर मान लो हम कहते हैं फॉर x बिलोंग्स टू -∞ टू 0, -∞ से लेकर 0 के बीच की हम कोई भी वैल्यू लेते हैं, तो हमारे पास यहां पर अगर हम देखें तो एक नेगेटिव वैल्यू जो है वो हम लेंगे x के अंदर, लेकिन x का जो है वो हमारे पास स्क्वायर है, तो नेगेटिव वैल्यू जो है वो वहां पर पॉजिटिव हो जाएगी। आप कोई भी वैल्यू लेके देख सकते हैं, -2 लोगे तो सीधी सी बात है 4 मिलेगा, 4 अगर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 ही देगा। तो अगर आपने कोई भी नेगेटिव वैल्यू ली उसका स्क्वायर आपको प्लस में वैल्यू देगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू देगा। 3 से मल्टीप्लाई करने पे उसके साइन में कोई फर्क नहीं आएगा, तो मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि आपको एफ डैश एक्स जो है ये पॉजिटिव ही मिलने वाला है, 0 से बड़ा ही मिलेगा। और अगर मान लो आप यहां पर जो दूसरे हमारे नंबर हैं फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू इंफिनिटी, ये अगर आप लेते हैं तो हमारे को क्या मिलता है, हमारे को यहां पर फिर से f डैश एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 मिलती है। तो यहां पर हम देखते हैं x की कोई भी हम वैल्यू ले रहे हैं, f डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। अगर ऐसा है तो हम कहेंगे हेंस एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर, मतलब रियल नंबर में कोई भी आप नंबर लोगे तो आपको वो इंक्रीज करता हुआ ही मिलेगा। अब डिस्कस करते हैं कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इसमें क्या कोई फर्क है। हाँ, इसमें थोड़ा सा फर्क तो जरूर है। अगर आपका एफ डैश एक्स ये ग्रेटर देन 0 आता है तो आपका फंक्शन इंक्रीजिंग है, लेकिन वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब आपका अगर हम कर्व बनाएंगे तो वो कर्व कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, हो सकता है ये कर्व कुछ ऐसा भी बन जाए। लेकिन अगर f डैश एक्स जो है ये हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है। इसके अंदर अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ जो होता है वो हमारा इस तरह से जो है आगे बढ़ता है। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें हमारे पास जो है कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिन पे हमारे पास जो ग्राफ है वो यहां पर tan थीटा की वैल्यू हमें 0 दे रहा है। इसका मतलब है कि इसका स्लोप जो है वो ऊपर की तरफ नहीं है। सिंपल, ये जो है ये इंक्रीज कर नहीं रहा है, लेकिन हाँ इसके बाद के पॉइंट्स पर ये इंक्रीज कर रहा है। ठीक है जी, यहां पर अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास कोई भी आप 2 पॉइंट ले लोगे, आपको ये हमेशा वहां पर इंक्रीज होता हुआ मिलेगा। तो ये वाला जो कर्व है या ये वाला आपका जो कर्व है, ये कर्व आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर्व्स होते हैं।
और इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ना हल्का सा स्लाइटली बिल्कुल उसको बढ़ा लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सिंपल से हमारे को जो फॉर्मूले होते हैं, पॉलिनोमियल होते हैं, वो तो आराम से डिफरेंशिएट करके हम वहां पर समझ लेते हैं कि एफ डैश एक्स हमारे को कैसे जीरो देगा। लेकिन जब कभी भी वहां पर ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है ना, तो कई बच्चे जो हैं वो इसमें परेशान हो जाते हैं। तो अब जरा यहाँ चलते हैं। यहाँ पर हमारे को जो मेन फंक्शन दिया हुआ है वो है tan x। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो f डैश एक्स जो है वो अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो वो हमारे को देगा sec स्क्वायर एक्स। अब जब हमारे पास sec स्क्वायर एक्स आ जाएगा तो एक प्रॉब्लम जो यहाँ पर आएगी वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर मान लो हम यहाँ पर फॉर f डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो कहें, तो sec स्क्वायर एक्स जो है ये हमारा यहाँ पर जीरो होना चाहिए। और अब यहाँ पर आएगी हमारी प्रॉब्लम जब हम यहाँ पर x की वैल्यू जो है उसके बारे में सोचेंगे। जो हमारा sec x होता है इसकी जो वैल्यू होती है वो वैल्यू हमारे पास माइनस इंफिनिटी से लेकर माइनस वन तक हो सकती है, या फिर वन से लेकर पॉजिटिव इंफिनिटी जो है वहां तक हो सकती है। और जो जीरो है, जीरो आता है इसके बीच में। तो जीरो क्योंकि इस इंटरवल के बीच में आता है तो sec x की कोई भी वैल्यू जो है वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगी। आप x के अंदर कुछ भी पुट कर लोगे आपको जीरो नहीं मिलने वाला। अब हम क्या करें? तो ये हमारे पास जस्ट वही केस है जैसा हमारे को log x में मिला था। हमेशा हमें वहां पर क्रिटिकल पॉइंट जो है वो मिले उसकी जरूरत नहीं होती। कई बार हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट होते ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई पॉइंट नहीं होता जहां पर हमारा जो फंक्शन है वो वहां पर टर्न ले। वो इंक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाए, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो जाए, डिक्रीजिंग से डिक्रीजिंग हो जाए, या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाए। किसी भी तरह का टर्न वहां पर हो ही ना, ये भी हो सकता है जैसा कि हमारे 10x के केस में होता है। अगर आपने ग्राफ्स इसके देखे हुए हैं तो इसके ग्राफ में कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं आता जहां पर एक इंक्रीजिंग फंक्शन डिक्रीजिंग होता हो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये इंक्रीजिंग है? तो अपने दिमाग से ये जो टेस्ट है इस टेस्ट को हम यहां से हटा देते हैं, क्योंकि ये वाला टेस्ट तो काम कर नहीं रहा है। अब क्योंकि ये क्लियर हो गया कि x की किसी भी वैल्यू के लिए हमारे पास sec x जो है वो हमारे को जीरो नहीं देगा, मतलब sec स्क्वायर x जो है वो हमारे को जीरो नहीं देगा, तो क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं मिलने वाले। तो ठीक है, अगर क्रिटिकल पॉइंट नहीं मिलने वाले तो अब हम जरा डिफरेंशियल की वैल्यूज के बारे में सोचते हैं कि क्या ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा या नेगेटिव वैल्यू लेगा किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट में। तो f डैश एक्स जो है वो यहाँ पर एक स्क्वायर फंक्शन है। अगर हम यहाँ पर सिंपल कहें फॉर एनी y, कोई भी हमारे पास हम y लेते हैं जो कि रियल नंबर्स को बिलोंग करता है, वाई स्क्वायर जो होगा वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहेगा। और हमें एक चीज और पता है, वो क्या है कि हमारे पास जो sec x होता है ये कभी भी जीरो नहीं होता। तो इसीलिए हमारे को ये चीज पता चल जाएगी कि sec स्क्वायर x की वैल्यू जो है वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो ही रहेगी। sec स्क्वायर x की वैल्यू जीरो से बड़ी रहेगी तो इसका मतलब ये हो जाएगा f डैश x जो है ये हमेशा जीरो से बड़ा ही रहेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास ये जो है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये तो पक्का हो गया। अब बात ये हो रही है कि इस पर्टिकुलर इंटरवल की क्या जरूरत है। अगर हम यहां पर 90 डिग्री की बात करते हैं तो 90 डिग्री और माइनस 90 डिग्री पे हमारे पास जो tan है वो डिफाइन नहीं होता। क्योंकि tan x ही हमारा डिफाइंड नहीं है तो ऑब्वियस है उसका डिफरेंशियल भी डिफाइंड नहीं होगा। तो ऐसे पॉइंट जो कि डिफाइंड ही नहीं है वहां पर हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन जो है वो नहीं बताते। तो हम यहां पर जो है जो भी इंटरवल दिया हुआ है वो लेंगे। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन द इंटरवल माइनस पाई बाई टू पाई बाई टू। और ये जो है इसी के साथ आपका थर्ड क्वेश्चन जो है वो हो गया। ये जो स्टेटमेंट्स वगैरह हैं ये रफली रफली ऐसी ही चलती हैं जब तक कि हमारे पास अलग अलग इंटरवल्स नहीं आ जाते। अब एक आध क्वेश्चन वो लेते हैं जिसमें हमारे पास इंटरवल आएंगे। और ऐसा ही एक क्वेश्चन जो है वो हमारे सामने है। द कॉस्ट सी एक्स फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स आइटम्स इज गिवन बाई सी एक्स इज इक्वल टू 500 प्लस 20x माइनस 0.1 एक्स स्क्वायर। फाइंड द नंबर ऑफ आइटम्स फॉर विच कॉस्ट इज इंक्रीजिंग एंड फॉर विच इट इज डिक्रीजिंग। अब यहां पर अगर मान लो हम c डैश एक्स निकालते हैं तो हमें मिलेगा यहां पर 20 माइनस 0.2x, ये आ गया। अगर मान लो हम यहां पर c डैश एक्स इसको जीरो रखकर देखें तो सीधी सी बात है 20 माइनस 0.2x जो है वो हमारे पास जीरो हो जाएगा। और अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहें तो हमारे पास x की वैल्यू जो है वो सिंपल 20 अपॉन 0.2 जो है वो आ जाएगी। मतलब हमारे पास 100 जो है वो आ जाएगा। ठीक है जी, मतलब 100 अगर आप वैल्यू लोगे तो 100 वैल्यू लेने पर आपके पास c डैश एक्स जो है वो जीरो मिल रहा है। तो आपको क्या चेक करना है? आपको चेक करना है यहां पर कि जब आपका x जो है वो माइनस इंफिनिटी से 100 होगा तब क्या होगा।
और दूसरी चीज आपने चेक करनी होगी कि आपका x जब 100 से इंफिनिटी होगा तब क्या होगा। तो यहां पर माइनस इंफिनिटी से 100 कैसे निकालेंगे? सिंपल, एक नंबर ले लो कोई सा भी जो आपके लिए सबसे इजी रहे। मेरे को सबसे इजी इस इंटरवल में लग रहा है 0। तो अगर मैं यहां पर 0 पुट करता हूं तो यहां पर ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। 20 माइनस 0 मुझे 20 देगा, जो कि मैं क्लियरली जानता हूं कि बड़ा होता है 0 से, मतलब कि पॉजिटिव होता है। अगर मान लो मैं यहां पर कहूं 100 और यहां पर इंफिनिटी के बीच में कोई नंबर लेना है, मान लो हम यहां पर 200 ले लेते हैं। 200 लेंगे तो हमारे पास यहां पर 40 आ जाएगा। 40 आ गया तो 20 माइनस 40 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? -20। तो इसका मतलब c डैश एक्स की वैल्यू जो है वो लेस देन 0 आएगी अगर मैं 100 से इंफिनिटी में कहीं पर भी जाऊं। अब मेरे पास अलग अलग साइन आ गए हैं सी डैश एक्स के, पॉजिटिव और नेगेटिव मुझे पता चल गया है। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा? यहां पर मैं बताऊंगा हेंस फॉर x belonging to minus infinity to 100 cx is increasing। और इंक्रीजिंग भी कैसे इंक्रीजिंग, ध्यान रखो, आपको हमेशा बताना चाहिए यहां पर कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है जी, क्योंकि हमारे पास यहां पर ग्रेटर देन का साइन है, इक्वालिटी नहीं है कहीं पर भी। डन। अब ये चीज हो गई और उसके बाद जो है वो दूसरा इंटरवल जो है वो आप बताओगे फॉर 100 टू इंफिनिटी सी एक्स इज डिक्रीजिंग। और यहां पर भी आप ये क्लियर करोगे कि ये भी स्ट्रिक्टली है, ठीक है जी। यहां पर हमारे को सिर्फ यही बताना था कि नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो कितनी होनी चाहिए, और बस यही इजी इजी से 3-4 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सिलेक्ट किए थे जो आपको इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दे दें। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ और क्वेश्चंस आपको चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं कोई एक वीडियो लेकर आऊं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन क्लास के लिए भी कमेंट सेक्शन में रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। तो बस बेटा जी, इस क्लास के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हasta la vista। So friends, that's it for this video. If you want to know about our latest uploads, please subscribe the channel and press the bell icon. And please share the tutorial with your friends to help them. I will see you in the next video. Bye bye.